हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की पहली न्यूज है वो निकल कर आ रही है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। देखिए, आपकी जो आरबीआई है इस बार फिर से रेपो रेट को जो है वो 6.5% पर ही रखा गया है एंड दैट इज 11th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इकोनॉमी को समझ पा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन लेंड आउट करता है। ठीक है, कि इतने परसेंट से हम आपको इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट लगेगा अगर आप आरबीआई से ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस या अपनी मनी को कैपेबल करने के लिए आप जो है पैसा लेते हैं आरबीआई से। और रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मेजरली जो आरबीआई का फंक्शन होता है वो होता है आपकी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन को कंट्रोल करके रखना मनी की, सो दैट लिक्विडिटी सर्ज ना करे, ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और इस बार भी जो 6.5% पर ही रख दी गई है तो ये फिर से वही चीज़ चल रहा है कि मार्केट मैकेनिज्म जो हमारी इकोनॉमी चल रही है वो शायद उतने कैपेबल हो जाएगी कि वो इन्फ्लेशन को खुद से कर्ब कर लेगी। उसके अंदर आरबीआई ज़्यादा किसी भी तरीके का टेंडेंसी शो नहीं कर रहा है, दैट इज नीदर हॉकिश नॉर डविश। ऑलराइट, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आरबीआई के स्टेप्स हैं वो अकोमोडेटिव अप्रोच को दिखा रहे हैं। दैट इज ना ही हम कंप्लीटली बुलिश हो रहे हैं ना ही हम डविश अप्रोच अपना रहे हैं कि हम अपनी मार्केट को एकदम से स्टम्बल कर दें। ऑन दी अदर हैंड यहीं पर सीआरआर, दैट इज योर कैश रिजर्व रेशियो, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो आपके बैंक्स को अपने पास होल्ड में रखनी पड़ती है, ठीक है, वो चीज़ को 50% से 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है, सो दैट कि इस टाइम पे जो आपका एग्रीकल्चर सीजन जो सेटअप होने वाला है उसमें पैसा चाहिएगा तो लोअर फाइनेंसिंग के लिए, ताकि बैंक्स के पास मिनिमम जो अमाउंट ऑफ मनी है वो बना रहे, इसीलिए जो है आपके सीआरआर को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़, ये आर्टिकल आपको इकोनॉमी, जब आप बेसिक टर्म्स की इकोनॉमी को समझ लेंगे, आप एक बार फिर से आज इस चीज़ से अपनी जो रोल ऑफ आरबीआई है एंड मोर ओवर जो आपका सारा का सारा सिस्टम है, आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, ये सब कुछ आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। बिकॉज देश की मॉनेटरी पॉलिसी वर्किंग कमेटी कैसे काम करती है ये सब आपको स्टैटिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमी जीएस पेपर 3 सीधा सीधा आप इसको लिंक कर पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक इमेज दी गई है, डल लेक की है ये इमेज, जहां पर ये दिखाया गया है कि सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है एंड डल लेक के अंदर इस टाइम पे जो है बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं फॉर श्योर। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो विटनेस है, कोल्ड वेव विटनेस की गई है, नाइट टेम्परेचर 0 डिग्रीज पे पहुंच गया है और श्रीनगर का टेम्परेचर -4.1 डिग्री सेल्सियस जो है नोट किया गया है। नाउ फॉर आर इंफॉर्मेशन, हमें डल लेक के बारे में पता होना चाहिए। ये जो लेक है इसे श्रीनगर का वो भी बोलते हैं ज्वेल इन दी हेड ऑफ श्रीनगर। ठीक है, इस लेक को स्पेसिफिकली पीर पंजाल की जो आपकी रेंजेस हैं उन्होंने इसको घेर रखा है। जब आप हिमालयन सिस्टम पढ़ते हैं, हिमालयाज पढ़ते हैं, तो यू नो कि देयर इज लद्दाख, काराकोरम, जस्कर रेंज, देन पीर पंजाल रेंज। वो सारी जो आप हिमालयाज की रेंज पढ़ते हैं उसमें से पीर पंजाल की वादियों से घिरी हुई है आपकी डल लेक, और ये आपके श्रीनगर और या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर वुलर लेक। ऑलराइट, इस लेक को जो है वो झेलम जो रिवर है आपकी वो इसके अंदर ड्रेन करती है। ठीक है, वहाँ से इसका वाटर जो है वो सिस्टम चलता है और आपके टूरिज्म के लिए, दैट इज शिकारा जो यहाँ पर बहुत फेमस है, उसकी बोट रेस भी होती है और वो टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है फेमस है आपकी पर्टिकुलरली डल लेक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, आफ्टर दैट ऑन दिस वेरी पेज देयर इज अ न्यूज़ रिलेटेड टू फार्म प्रोटेस्ट। देखिए, फार्म प्रोटेस्ट एज सच आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर ये सब चल रहा है। सो देयर इज एन इशू ऑफ एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपके जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, वहां पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर एमएसपी जो है कितनी क्रॉप्स पर दिया जाता है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है फार्मर्स अब क्लेम कर रहे हैं दैट देयर शुड बी दी जो मैकेनिज्म है एमएसपी का, अब वो बढ़ने की बात हो रही है कि जिस रेट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं एमएसपी
वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वी वॉन्ट इट एज पर दी कमेटी रिकमेंडेशंस जो आपके स्टैंडर्ड कमिटीज बोलती हैं, यहाँ तक कि आपके स्वामीनाथन भी बोल चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सारा इशू रहता है और इसी से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड दिस टाइम दे हैव डिसाइडेड टू टेक अ सेट बैक बिकॉज शंभू बॉर्डर जो आपके हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहीं पर टीयर गैस से हमला हो गया है। तो दे हैव कैंपेन गोइंग ऑन, दिल्ली चलो, उस चीज़ को वहीं पर होल्ड करने की बात की गई है इस आर्टिकल के अंदर। आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर फिर से डिस्कशन का मुद्दा रहेगा बिकॉज ये फिर से न्यूज़ में आ गया है आफ्टर, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, आपके 3 लॉज आए, सरकार ने लॉज वापस ले लिए लेकिन बदले में कुछ दिया नहीं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो एमएसपी का इशू है वो वहीं पर स्टेगनेंट है बिकॉज वो चीज़ अब कोस्ट प्राइस से ज़्यादा जा रही है। जो उनकी डिमांड है वो ज़्यादा है कि आप जो मिनिमम प्राइस बता रहे हैं उससे लागत हमारी ज़्यादा है। बिकॉज इंडिया के अंदर क्या है, देखिए 3 पैरामीटर्स पर एमएसपी को कैलकुलेट किया जाता है। देयर इज़ अ थिंग कि जो फार्म लैंड की कॉस्ट है, फिर उसके बाद आपकी जो फार्म पे लेबर हो गई, और एक C2 क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आप ये कैलकुलेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो लोन डेट चल रहा है या इंटरेस्ट जो आ सकता था उस चीज़ को इंक्लूड करने की बात की जा रही है कि जो वो अपना पैसा कमा के लगा रहा है फिर से और अपनी ही लैंड को यूज़ कर रहा है उसकी भुगताई भी सरकार ही करे। ठीक है जी, तो इस सब चीज़ों से रिलेटेड जो आपकी एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको मानने की बात कही जा रही है कि एमएसपी को, मेन मुद्दा ये है कि एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं आपके फार्मर्स। ऑलराइट, तो आपको इस आर्टिकल को एक बार जीएस पेपर 3 के साथ रिलेट करके एग्रीकल्चर के वहाँ से इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर देख लेना है। उसके बाद आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगली, दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 3, दैट इज़ योर दिस क्वाड समिट से रिलेटेड। देखिए कल की ही वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वाड नेशंस के अंदर जो नेशंस हैं वो एक पर्टिकुलर जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, एंड जो कमेंट सेक्शन में आंसर आया है बिल्कुल सही है, दैट इज मालाबार एक्सरसाइज। इट इज़ वेरी मच राइट। ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस। यहाँ पर अब आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दैट इज एस जयशंकर जी, वो विजिट पे गए हुए हैं जापान, और वहाँ पर से उन्होंने एक जो है उनकी स्टेटमेंट आई है कि ट्रंप जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हमें काफ़ी ड्यू देना पड़ेगा बिकॉज उन्हीं के टाइम पे क्वाड जो है वो रिफर्बिश हुआ है। राइट, तो क्वाड वाज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 मेंबर्स। हमने कल भी देखा था, आज फिर से देख लेते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी आप इस चीज़ को जिक्र फिर से देख सकते हैं। तो क्वाड जो है वो आपके 4 नेशंस का कोलेबोरेशन है जिसके अंदर आपका यूएसए आता है, ठीक है जी, इंडिया आता है, देन देयर इज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन बनाया है सो दैट दे कैन ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इन द इंडो पैसिफिक ओशियनिक रीजन। ठीक है, मेन मुद्दा ये है इनका, अगर इनका हिडन एजेंडा देखा जाए तो दैट इज टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसीज इन दिस रीजन, कि चाइना जहाँ जहाँ पर एग्रेशन शो कर रहा है और अपने क्लेम्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है आइदर थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और 9 डैश लाइन व्हाटसोएवर, उस चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये चारों देश साथ में आए हैं ताकि ये आसपास के लोकल आइलैंड नेशंस की और अपनी आपसी कोलैबोरेशन के साथ वहाँ पर उस इंसर्जेंस को रोक सके। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी देश को कम या ज़्यादा मान सकते हैं, ये पावर लोट ही इस तरीके से आया है। चारों देश अपने आप में बहुत बड़ी पावर्स हैं और चारों ही देश का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। येस ऑफ कोर्स ट्रंप जो नए बने हैं अब उनकी तरफ जो है थोड़ा सा और हमें ध्यान देना है बिकॉज ट्रंप को तो पहले ही भी ड्यू क्रेडिट दिया जाना चाहिए बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन 2017 से रिफर्बिश हुई है। बातचीत 2010 में भी चली थी लेकिन तब जो है फाइनल कुछ ऐसा हो नहीं सका, सिर्फ पेपर लेवल पर रह गई। एक्चुअल में एक्शन वर्क में आई है ये 2017 से। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वाड नेशंस उनकी फंक्शनिंग किस तरीके से है, किस एरिया को बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं और कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं। और मैंने कल भी बताया था आपको कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है जो कमेंट सेक्शन में आंसर आया है दैट इज वेरी राइट, इट इज मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है जी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इससे अगर हम रिलेट करना चाहें, दिस इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 एज वेल। इंटरनल सिक्योरिटी में भी जा सकता है और जीएस पेपर 2 से ज़्यादा जाएगा बिकॉज ये आईआर का टॉपिक बनता है आपका। ऑलराइट,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इशू आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू दिस मुल्ला पेरियार डैम। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक हियरिंग करने वाली है आने वाली जनवरी के महीने में, जहां पर आपकी दो स्टेट्स मेजरली इन्वॉल्व है, केरला और तमिलनाडु, मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड उसके वाटर लेवल को कम करने के लिए। तो देखिए ये जो डैम है आपका, ये बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए इस मुद्दे को आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं पहले है क्या चीज़, कहाँ पर बातचीत हो रही है। आपकी जो मुल्ला पेरियार डैम है, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। ये जो डैम है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीटली केरला के अंदर हुई है। मतलब ये केरला के अंदर पूरी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो डैम एज सच अ स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो केरला में है, लेकिन इसको एक्सेस जो करता है इससे रिलेटेड वो करता कौन है, तमिलनाडु। अब ये चीज कैसे है, किस तरीके से हुई, उसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इट बैक्स समवेयर इन 1800s, जहां पर ये जो पर्टिकुलर स्टेट है इट वाज अंडर द राजा ऑफ त्रावणकोर। ठीक है, इस एरिया को उस टाइम पे त्रावणकोर बोला जाता था, और ये जो एरिया है ये ब्रिटिश के अंडर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर फॉल करता था। ठीक है, तो त्रावणकोर के राजा ने आपकी मुल्ला पेरियार डैम को कंस्ट्रक्ट करने का अधिकार दिया ब्रिटिशर्स को, एंड ऑल्सो उसको 999 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी इसको यूज कर सकती है। और ये लीज का स्टार्टिंग पीरियड जो माना जाता है दैट इज 1886। तो यहां से लगभग आप कह सकते हैं 1000 साल आगे। ठीक है, तो 1886 से जब आप 1000 साल जोड़ेंगे तो इट विल बी नियरली 2886, इस तरीके से मान के चलिए। तो ये बहुत लंबा टेन्योर पीरियड है। नाउ व्हाट हैपेंड, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो दोनों स्टेट्स के जो डिग्निटरीज हैं वो सामने आए और उन्होंने बोला क्योंकि ये ब्रिटिश काल का है तो इसे लागू कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर बातचीत ये हुई कि दोनों ने अपने आप में सॉर्ट आउट कर लिया कि ठीक है आप जो है इसको एक्सेस कर ले एज पर द लीज एग्रीमेंट, लेकिन इसके बदले में आपको रेंट देना होगा केरला गवर्नमेंट को। ठीक है, इशू कहां पर क्रिएट हुआ, जब एक आपका अर्थक्वेक आता है और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है आपका मुल्ला पेरियार का वो क्या हो जाता है, दैट इज वीकन हो जाता है। तो उसके अंदर अब जो मेजर इशू इनका चल रहा है वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि केरला जो है वो हमेशा से अपोज करता आया है कि आपके डैम के जो लेवल है वाटर का वो 142 फीट नहीं होना चाहिए, उसे कम पर लेकर आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी ऑलरेडी अर्थक्वेक जोन के अंदर बैठी है, मोस्ट वल्नरेबल जोन के अंदर बैठी है, 5th जोन, वो जो है कंप्लीटली फ्लड आउट हो जाएगी इन केस अगर मुल्ला पेरियार डैम क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, टूट जाता है या कुछ भी ऐसा होता है। तमिलनाडु ये क्लेम करता आ रहा है कि हम वाटर लेवल को कम कर देंगे लेकिन आप हमें उसकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे हैं, डैम सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग आप हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा तमिलनाडु गवर्नमेंट बार बार क्लेम करती है। ठीक है, तो इस बार भी जो पिटीशन है वो इसी चीज से रिलेटेड डली है। केरला की तरफ से उन्होंने बोला है कि जो वायनाड स्लाइड लैंड फ्लड आए थे, इस बार लैंडस्लाइड्स हुई हैं, उसके बावजूद अब आप देखिए कि केरला ने इतना डिस्ट्रक्शन सहा है, ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिलेगा अगर मुल्ला पेरियार डैम के साथ कुछ होता है तो। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए समझना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं रिवर्स की। तो यहाँ पर 2 रिवर्स इन्वॉल्व हैं जो इस पर्टिकुलर डैम के पास हैं, एक है आपकी पेरियार रिवर और एक है आपकी मुल्लायर रिवर। ठीक है, 2 रिवर्स इन्वॉल्व हैं, 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों स्टेट्स का जो इशू है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नाउ वी हैव टू लुक आउट। अब इसके अंदर एक और चीज जो इस आर्टिकल में मेंशन की गई है दैट इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। इस चीज को लेकर जब इशू बहुत ज्यादा बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार जजमेंट दी है इस मामले में और दोनों ही बार आपके तमिलनाडु के फेवर में गई है जजमेंट। दोनों ही बार तमिलनाडु स्टेट के लिए कहा गया है कि क्योंकि ये लीज पर है, ठीक है, जिस चीज को वो मान रहे हैं, तो आप तमिलनाडु को रोक नहीं सकते हैं पानी जमा करने से 142 फीट की लिमिट को क्रॉस करने से, जबकि इसकी जो मैक्सिमम रिटेंशन कैपेसिटी है दैट इज नियर अबाउट 152 फीट। ठीक है, उससे तो कम पर ही चल रहा है। तो इसी वजह से आपकी केरला जो है वो बोल रही है कि आप एटलीस्ट इस पानी के लेवल को कम कर लीजिए सो दैट देयर इज
अब मिनिमम की उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ेगा, जो चांसेस हैं टूटने के वो कम हो जाएंगे। तमिलनाडु क्लेम कर रहा है कि आप हमें हमारी रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अच्छे से करने दीजिए, ऐसा कोई केस इरप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार डैम इज वन ऑफ दोज इश्यूज इन योर नेशन विच हैज बीन इन न्यूज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और ये पूरा साल ही न्यूज में रही है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री स्टोरी आपको पता होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्या चल रहा है, जोग्राफिकल लोकेशन, वो सब आपको एक बार अपने मैप से जरूर आज देख लेनी है। क्लियर हो गया जी इशू। चलिए उसके बाद आज के पेपर में जो अगली न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम हेयर, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिल रहा है। ठीक है, एंड इट इज बीइंग गिवन टू मिशेल बैचलेट। ये कौन है? ये आपके चाइल्ड जो एक नेशन है आपका, ठीक है, उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, राइट। तो आपको आज के कमेंट सेक्शन में जो बताना है दैट इज यू हैव टू टेल द कैपिटल ऑफ चाइल्ड, और वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री है वो भी बताना है। ठीक है जी, सिंपल, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाइल्ड एज ए कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में, और उसकी कैपिटल क्या है, ये आज आपको बताना है। ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया, ताकि आप अपना एटलस उठा ले फॉर श्योर एक बार, और अगर एक बार आप उठा लेंगे तो पेपर से रिलेटेड जितना भी आया है उन चीज़ों को एक बार देख तो ज़रूर लेंगे ही। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप सब अपने एटलस के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट में रहें, अपने एटलस को टिप्स पे रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है, ये आपका डिग्नेटरीज, ये एक एनजीओ है जो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए। देखिए 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, पीस के लिए, डिसआर्मामेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, और इसके अंदर 25 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस बार इनको मिल रहा है, इनकी एक्टिविटीज जो है वो वुमेन की उसके लिए, और पीस जो चील के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा था, यूएन के अंदर मिशंस के अंदर उन्होंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये आपको बस यहाँ से थोड़ा सा देख लेना है इस आर्टिकल को। ठीक है जी, लेकिन हाँ, चील की लोकेशन और उसकी जो कैपिटल है वो आपको आज कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बतानी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है आज, इट इज़ फ्रॉम हेयर, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल एनक्लोज द नॉर्थ ईस्ट। देखिए विल एनकम्पास नॉर्थ ईस्ट, ये जो है हमने थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में था, जब ये आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट होना था तब भी हमने डिस्कस किया था। नाउ ये स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज योर अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव आपका दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स बोली जाती हैं, लेकिन सिक्किम को मिला के 8 जो स्टेट्स हैं, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज और उनके ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलरली एक महोत्सव स्टार्ट किया है। ठीक है, स्पेसिफिकली कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर, और इसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अपने साथ लिए बिना अधूरी है, वो डेफिनेटली इनको एनकम्पास करेगी। इसीलिए जो है एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री भी बनाई गई है जो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रही है। अगर बात करें स्टेट्स की लोकेशन की, तो आपको पता है यहाँ है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर है त्रिपुरा, हेयर इज मेघालय, मेघालय के ऊपर है असम, और इधर आता है आपका सिक्किम। ठीक है, ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। आपको पता होना चाहिए मेघालय सिर्फ वो एकमात्र स्टेट है भारत की जिसकी बाउंड्री सिर्फ एक ही स्टेट के साथ लगती है एंड इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, और आपकी सिक्किम भी उन्हीं में से एक है, बिकॉज इसकी बाउंड्री भी सिर्फ वेस्ट बंगाल और सॉरी असम के साथ भी लगती है। ठीक है, तो मेघालय इज द ओनली। सिक्किम की जो बाउंड्री है वो 3 देशों के साथ ज़रूर लगती है, नेपाल, भूटान एंड चाइना। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लें, अगेन एटलस उठा लें जब आप चील को देखना चाहेंगे कि कहाँ पर वो प्रेजेंट है आपके वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद ये देखिए अगेन इट इज़ रिलेटेड टू ज्ञानवापी मोस्ट, और उन्होंने प्रोटेस्ट शो किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये एक्ट हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ। दिस एक्ट इज रिलेटेड टू जो आपका बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था 1992 में, वहाँ पर ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई थी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के अंदर जो भी रिलीजियस डोमिनेशन का जो भी पर्टिकुलर
इंस्टीट्यूशन बना है उसके कैरेक्टर को या उसके रिलीजियस बिलीफ को कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा, मतलब उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या मंदिर बनाने की बात की गई थी, बिकॉज वो केस जो है वो पहले ही शुरू हो चुका था, उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं था, लेकिन बाकी सभी रिलीजियस डिनोमिनेशंस के ऊपर ये एक्ट लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब ये कमेटी फिर से इसको अपोज कर रही है एंड दैट इज व्हाई इट इज अगेन इन द न्यूज। आपको ज्यादा इसके क्रेडिबिलिटी उसके अंदर नहीं जाना है, पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर नहीं जाना है, यू हैव टू जस्ट स्टिक टू योर दिस एक्ट पर्टिकुलरली, जो हम 2-3 बार पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में भी डिटेल में आया है, उससे पहले भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें इस चीज को कंप्लीटली जानने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज आई है दैट इज फ्रॉम हेयर, ईपीएफओ को जो है वो एक अवार्ड मिला है, राइट, एशियन लेवल पर और ग्लोबल अवार्ड मिला है। देख लेते हैं किस चीज़ के बारे में है। देखिए, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की गुड प्रैक्टिसेस के लिए एशिया पैसिफिक के अंदर ईपीएफओ को आपका क्या मिला है, अवार्ड मिला है। तो आपको पता होना चाहिए ईपीएफओ जो है आपकी वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वो आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1954 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है, एक एक्ट के अंतर्गत। इसका काम क्या है, बेसिकली आपके जितने भी एम्प्लॉय, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ताकि उनकी पेंशन को जमा किया जा सके, यानी उनकी सैलरी से डिडक्ट करके अमाउंट जो है आगे प्रोविडेंट फंड बना देते हैं, जिससे बोला भी जाता है कि पीएफ में से इतना निकलवा लो, दैट इज योर प्रोविडेंट फंड, जो आपकी सैलरी से ही अमाउंट कटता रहता है और वो फिर आप जब रिटायर होते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, सो दैट यू कैन यूज इट वाइजली एंड फेयरली। ठीक है, वो चीज आ जाती है। अब यहाँ पर इनको जो अवार्ड है वो किस चीज के लिए दिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। सी, इट इज रिलेटेड टू, यहाँ पर दिया गया है दैट इज इट इज रिसीव्ड फॉर सर्टिफिकेट फॉर मेरिट ऑफ प्लानिंग एफिशिएंट कम्युनिकेशन। ठीक है, ई प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर एक स्कीम का नाम आ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, निधि आपके निकट। ठीक है, निधि आपके निकट इंपॉर्टेंट है, और एक और है आपका प्रयास फॉर पेंशन ऑर्डर डिलीवरी। तो आपके दो इनिशिएटिव्स हैं जो स्पेसिफिकली ईपीएफओ के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज निधि आपके द्वार, जिसके अंदर क्या हो रहा है, निधि आपके निकट, सॉरी, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी एक तरीके की रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है अपने फंड से रिलेटेड, तो आप ऑनलाइन अपना क्या कर सकते हैं, ग्रीवांस जो है वो रीएड्रेस करा सकते हैं, और लिंकिंग बढ़ाने की कोशिश की गई है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कॉमन पीपल की। इनफैक्ट निधि आपके द्वार जो सेकंड 2.0 जो आया, उसके अंदर 27th ऑफ एवरी मंथ जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, इसमें डाटाबेस बनाया जाता है ताकि हर डिस्ट्रिक्ट से जो है कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, जो यहाँ पर लिखा भी गया है कि ई प्रोसीडिंग से रिलेटेड सब कुछ बात की जा सके और उनके इंटरेक्शन चैनल को बढ़ाया जा सके। ऑन दी अदर हैंड, जो आपका प्रयास इनिशिएटिव है ये स्पेसिफिकली है पेंशन डिलीवरी से रिलेटेड, ताकि वो स्मूथली हो जाए, सबको अपने पेंशन, जिस दिन आप रिटायर हुए हैं उसी दिन आपको अपनी पेंशन का लमसम अमाउंट जल्द से जल्द मिल जाए, उसी दिन मिल जाए या उसके जस्ट 1-2 दिन के अंतराल में मिल जाए, दैट इज रिलेटेड टू प्रयास। ठीक है, और ये दोनों ही इनिशिएटिव्स किसके हैं, ईपीएफओ के, जो न्यूज में क्यों है, क्योंकि उन्हें ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया है, ये इस आर्टिकल के अंदर आपको पढ़ना है। और अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो इट इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 2, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है दैट इज रिलेटेड टू योर दिस। सी, आज के पेपर में आपको 4 केस स्टडीज मिलेंगी, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर मेजरली जो बातें की गई हैं वो वहाँ के लोकल इनहेरिटेंट से हैं, ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंट जो वहाँ की जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे एक जो केस स्टडी है वो आपकी जो साइक्लोन फेंगल आया है तमिलनाडु में, उसने जो डिस्ट्रक्शन की है उससे रिलेटेड है। एक आपकी हरियाणा की केस स्टडी है जहाँ पर जो स्टोन क्रेसर है उसकी वजह से हो रही डिसीजेज, डस्ट वगैरह जो लंग्स में, किडनीज में, आईज में जो डिसीजेज जा रही हैं उसकी है। आंध्र प्रदेश में कोस्टल इरोजन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लांट्स गिर रहे हैं और उनकी जो कल्टीवेशन है कैशू की और कोकोनट वाटर की वो डिक्रीज होती जा रही है। और एक केस स्टडी आपकी आई है कर्नाटका से, जहाँ पर माओइस्ट अटैक की बात की गई है।
तो देखिए इन पूरी स्टोरीज को एज सच पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका जिस्ट ले सकते हैं। जैसे साइक्लोन वाले में हमें पता है कि मेजरली हमारे साइक्लोन ने किस तरीके से हिट किया है, बिकॉज आप इसको एज सच कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे। बस इस मुद्दे की जानकारी आपको रखनी है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के इश्यूज हैं। अगर आपको कहीं पर ऐसा कुछ लगा तो आप उसे एज सच केस स्टडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि हरियाणा के अंदर लोग जो हैं अरावलीज में स्पेसिफिकली, जैसे केरला की माओइस्ट एक्टिविटी वाला हो गया, तो जीएस पेपर 3 माओइज्म एंड योर नक्सलाइज, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ लेंगे तब भी आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ से बस ये है कि आप उसके साथ कोर वाइब में रिलेट कर पाएंगे चीज़ें कि लोगों को एक्चुअल में ग्राउंड जीरो पे क्या क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे हरियाणा से भी स्पेसिफिकली यही चीज़ है कि डस्ट ब्लैंकेट, ये जो न्यूज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू कि अरावलीज के पास जो है बहुत ज़्यादा स्टोन क्रेशर्स हैं, जो अरावली के पहाड़ों से जो है पहाड़ काटते हैं, स्टोन बनाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, जिसकी वजह से लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है। और इस चीज़ से रिलेटेड जो अभी नई नोटिफिकेशन भी निकली है उसने भी ये बोला है कि स्टोन क्रशर्स जो हैं वो एटलीस्ट 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज से, और उनके पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए जो आपके स्प्रिंकलिंग करें, जो आपके डस्ट को जो है फिल्टर आउट करके भेजें, सो दैट डस्ट इज एज इट इज़ वो शो ना हो। लेकिन जैसा आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी जो क्रॉप्स हैं वो पूरी की पूरी डस्ट के साथ ढक जाती हैं, ऐसा लगता है मानो बर्फ गिरी हुई हो। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा इशू है यहाँ पर जो आपको थोड़ा देखना है, और इसे केस स्टडी के रूप में ही याद रखना है। क्योंकि हरियाणा में मेरे पास एक इशू आया था दैट वाज रिलेटेड टू स्टोन क्रेशर एंड सैंड डस्ट माइनिंग से रिलेटेड। नीचे मुझे कर्नाटका में माओइस्ट भी पता लगा था, फिर तमिलनाडु में मुझे अपने साइक्लोन से रिलेटेड जो मेरे एडवांसमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड मुझे जानना है। एंड आपकी जो चौथी की स्टडी है दैट इज़ रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, जहाँ पर आप देखेंगे कि कोस्टल इरोजन की वजह से आपके देखिए ये बोल रहे हैं कि कोस्टल इरोजन की वजह से बड़े बड़े प्लांट जो हैं वो पानी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोकोनट फार्मिंग है और कैशू फार्मिंग है वो सारी की सारी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये पूरा आर्टिकल उस चीज़ के बारे में है। तो इन चारों ही केस स्टडीज से आपको थोड़ा सा आइडिया लेके बस इस चीज़ को हल्का सा ग्रूम अप करना है। एज सच पूरी डिटेल्स A to Z की किसने कितना परसेंट क्या हुआ, कौन कितने लेवल पे, मतलब उन बंदों का नाम याद रख रहे हो या कुछ ऐसा, वो आपको नहीं करना है। सिर्फ ऊपर से एक ब्रिम अप्रोच लेके चलिए इन चारों की स्टडीज से। ग्राउंड जीरो हमेशा इसी तरीके से कवर करना होता है कि आपको पता हो कि मुद्दा किस बारे में है। ठीक है, उसके बाद एक और न्यूज़ जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट वाज रिलेटेड टू योर मनरेगा स्कीम। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मनरेगा के अंदर अभी हाल फिलहाल में आई जो एक इशू चल रहा है, टाइम एंड अगेन इसके ऊपर बार बार बात हुई है, उसी से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपको कहा था, जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि आपके जॉब कार्ड्स का डिलीशन बहुत ज़्यादा हुआ है और ये चीज़ पब्लिश हो चुकी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ने भी ये चीज़ क्लेम कर दी थी कि इसमें सेंटर का कोई हाथ नहीं है, जो मनरेगा है वो स्टेट ओरिएंटेड चलती है, स्टेट को काम करना होता है, स्टेट ही जॉब कार्ड्स इशू करती है, स्टेट ही रेगुलेट करती है, इसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एंड नाउ पीपल आर सेइंग कि एकदम से हमारे इतने सारे जॉब कार्ड्स का डिलीशन, जिसके अंदर मेजर रीजन बताया गया है कि इज नॉट विलिंग टू वर्क, वो चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई है एंड उसकी वजह से अब ये चीज़ फिर से न्यूज़ में चल रही है। मनरेगा आपको मतलब इस बार अच्छे से याद कर लेनी है। तो ये जो आपकी स्कीम है आपको पता होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर जाती है और ये 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देती है, जिसके अंदर हर एक हाउस होल्ड को एक जॉब कार्ड दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो जो भी जॉब कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा काम उसी को मिलेगा, 100 दिन का गारंटीड काम मिलेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। और यहाँ पर जो इशू क्रिएट हो रहा है वो ये कि आपके जॉब कार्ड से डिलीट हो गए हैं, जिसका मेजर रीज़न बताया जा रहा है कि आधार लिंक्ड जो आपका पेमेंट सिस्टम हो गया है कि जिसका आधार पता है वही पेमेंट कराएगा, तो वो चीज़, लेकिन सेंटर इस चीज़ से बार बार जो है खुद को क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है, दैट वी आर नॉट कनेक्टेड टू दिस इशू। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको एमजी नरेगा दैट इज आपकी जो सोशल पॉलिसी है वो आपको एक बार फिर से क्या कर लेनी है, रिवाइज कर लेनी है। ओके, सो टुडे इज लास्ट इन द लीग जो आज हमारी न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम ताइवान।
देखिए क्या हो रहा है कि आपका ताइवान जो है यूएसए से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स ले रहा है, ठीक है, और ये चीज़ चाइना को जो है वो बहुत ज़्यादा खटक रही है, बिकॉज हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो आपका ताइवान है वो चाइना जो है उसको डोमिनेट करता है, चाइना के द्वारा ही वो क्या किया जाता है, रूल किया जाता है। लेकिन ताइवान के अंदर अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिसके अंदर खुद के ही पॉपुलेशन के लोग अब ज़्यादा कैंडिडेचर में आ रहे हैं। सो बेसिकली आप ये भी समझ सकते हैं कि ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के रास्ते पर चल रहा है, जिसमें वो जो वेपन वगैरह है, ट्रेड डील वगैरह है, वो ज़्यादा रिलाई किसके ऊपर कर रहा है, यूएस के ऊपर। उसी चीज़ को स्ट्राइक आउट करते हुए आपके दिस चाइना ने सीधा सीधा बोल दिया है कि अगर आप यूएसए के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने वाले हैं तो इट विल इनएविटेबली हिट अ वॉल, ठीक है, आप डेफिनेटली पत्थर जो है अपना सर जो है दीवार में मार रहे हो, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज इन नो वेयर स्पेस चाइना इज गोइंग टू लीव इट्स कैप्टिवनेस ऑन ताइवान। मतलब चाइना अपने रिलेशंस जो है या ताइवान से अपनी जो सबऑर्डिनेशन है वो किसी भी हाल में पीछे नहीं लेने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आप डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके आप हमारे साथ रिवॉल्ट कर लेंगे तो आप शायद अपना सर दीवार में मार रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो अगेन ये जो रिलेशंस हर दिन बदलते हैं, चाइना ताइवान यूएसए जो पूरा एक्सेस बन जाता है, ये हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर होता है। और फिर उसके अंदर जब भी दो बड़ी पावर्स इन्वॉल्व होती हैं तो डेफिनेटली इंडिया जो है अब इसको बोलता ही है कि इट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो एशिया के अंदर अगर चाइना का काउंटर किसी को देखा जाता है इनफैक्ट यूएसए के द्वारा भी, तो दैट इज इंडिया। तो ऐसे में इंडिया का जो रोल है वो और ज़्यादा स्पेसिफिक होता नजर आता है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर था आज का, ठीक है, ये थी आज के डिस्कशन। और अगर आपको आज के कमेंट सेक्शन में जो आपको आंसर करना है, याद रखना चाइल्ड जो आपका नेशन है जिनकी प्रेसिडेंट को आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है, दैट इज इट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, और इसकी कैपिटल क्या है ये आपको बतानी है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू।